हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सेंसस और ट्रांसड्यूसर्स पे वीडियो बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स आज हम वीडियो लाए हैं आप सबके सामने। इसमें फ्रेंड्स अपने नियर अबाउट जो भी आपका 50 से 55 मिनट का वीडियो होगा टोटल, तो इसमें हम सारा सेंसस और ट्रांसड्यूसर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपकी सेमेस्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं और खासकर आप AKTU से बीटेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, तो फ्रेंड्स तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्रेंड जैसे हमारा इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम ये पार्ट 1 वीडियो बना रहे हैं सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर्स का। अभी हम एक पार्ट और लाएंगे, ठीक। मतलब इस पार्ट में जितना टॉपिक हम बता देंगे, जो भी आपके मेन टॉपिक और बचे रहेंगे उसको हम पार्ट 2 में बताएंगे। तो फ्रेंड्स तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हमारा पार्ट 2 आपकी 11 तारीख को एग्जाम होगा सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर्स का, तो आपका 11 तारीख एग्जाम होने से पहले पार्ट 2 हम दे देंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हमारा पार्ट 2 आए वो आप तक पहुंच जाए। और एक बार फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो सीन कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ना आप वीडियो को लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फ्रेंड्स। इससे बड़ी डीमोटिवेशन होता है फ्रेंड्स। ऐसा लगता है कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, हम वीडियो बना रहे हैं कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ रिस्पांस मिल रहा है, सही वे में जा रहे हैं, तो चीज़ें करने में मज़ा आती है और मन लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मोटिवेट रह सकें और आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बताते हैं इस वाले पार्ट में, मतलब इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक बताने वाले हैं सेंसस एंड ट्रांसड्यूसर से। तो देखिए आप सबके सामने इसमें हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स ट्रांसड्यूसर्स के बारे में। ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है और ट्रांसड्यूसर्स कितने टाइप का होता है। और फ्रेंड्स एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स बताएंगे आप सभी को, एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। उसके बाद पैसिव ट्रांसड्यूसर्स, ठीक। उसके बाद बताएंगे फ्रेंड्स स्ट्रेन गेज के बारे में, ठीक। LVDT के बारे में बताएंगे, ठीक। और डमी कॉइल के बारे में बताएंगे। और देखिए फ्रेंड्स इसी सीक्वेंस में आगे पीजो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएंगे और थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट एंड ट्रांसड्यूसर्स के बारे में बताएंगे। सीबैक इफेक्ट क्या होता है और थॉमसन इफेक्ट क्या होता है और पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, ठीक। तो ये सारे टॉपिक हम अपने एक वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ये जो भी टॉपिक हमने लिया है ये आपकी यूनिट 1 और यूनिट 1 और यूनिट 2 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा जाए, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप सभी का ये सारा टॉपिक क्लियर हो पाए। और ये मैं 90% कहता हूँ, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा 11 तारीख को, ठीक। तो चलिए फ्रेंड वीडियो की स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स होता क्या है। ट्रांसड्यूसर्स मेनली होता क्या है फ्रेंड्स, ये आपके फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करती है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका ब्लॉक डायग्राम बढ़िया से शो किया हुआ, ताकि आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर्स है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी में फ्रेंड्स क्या क्या हो सकता है। फिजिकल क्वांटिटी में जैसे कि टेम्परेचर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, स्ट्रेन हो सकता है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और आउटपुट में हो सकता है आपका मतलब आउटपुट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हो सकता है बस 2 ही चीज़, या तो वोल्टेज या तो करंट। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में 2 ही पैरामीटर होते हैं, या तो वोल्टेज या तो करंट, ठीक। तो मतलब आप क्या समझे, ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि टेम्परेचर, फोर्स, स्ट्रेन, डिस्प्लेसमेंट को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जैसे कि वोल्टेज एंड करंट में, ठीक। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ट्रांसड्यूसर समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बताते हैं, अब हम बताएंगे फ्रेंड्स आप सभी को ट्रांसड्यूसर्स के टाइप के बारे में। फ्रेंड्स थोड़े वीडियो में हो सकता है आवाज़ आ रही होंगी, बार बार सीटी का आवाज़ आ रहा है, तो हमारा खाना बन रहा है इस वजह से सीटी का आवाज़ आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा, ठीक है। पिछले वीडियो में कोई स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि सीटी आ रहा है, पुअर एजुकेशन है, हम बहुत लाइक करते हैं, तो हमें अच्छा लगा था, ख़राब नहीं लगा था, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे। तो फ्रेंड्स जो ट्रांसड्यूसर्स होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स, एक होता है पैसिव ट्रांसड्यूसर्स, ठीक। चलिए यहाँ पे ट्रांसड्यूसर्स के बारे में और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हमने लिखा हुआ है, तो भी बता देते हैं आप सभी को। देखिए, 1 फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि ट्रांसड्यूसर करता क्या है, एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करता है, ठीक। आगे देखिए, इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी और 1 फॉर्म ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यह एक ऐसी डिवाइस है जो फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि एक एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज करती है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, ठीक।
तो आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे आप सभी को ट्रांसड्यूसर्स के टाइप के बारे में। तो फ्रेंड्स होता क्या है, ट्रांसड्यूसर जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स और एक होता है फ्रेंड्स पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। और एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स में जो होता है वो होता है फोटोवोल्टोइक सेल या फिर बोले तो सोलर सेल। और आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर्स में जो होता है वो होता है माइका। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स का और पैसिव ट्रांसड्यूसर्स का। ठीक, अब हम बताएंगे फ्रेंड्स कि आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स किसे कहते हैं और पैसिव ट्रांसड्यूसर्स किसे कहते हैं। ठीक, तो आगे देखें, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से लिखा है ताकि आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आए। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक्टिव ट्रांसड्यूसर द ट्रांसड्यूसर्स विच इज सेल्फ जनरेटिंग टाइप और विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल सोर्स, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। मतलब ऐसा ट्रांसड्यूसर्स जो सेल्फ जनरेटिंग टाइप का होता है और उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको कहते हैं हम एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स वह ट्रांसड्यूसर्स है जो अपना पावर खुद डेवलप करे, मतलब उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी बाह्य आदमी की ज़रूरत, मतलब एग्जाम्पल हो गया किसी बाह्य स्रोत की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जैसे कि बाह्य स्रोत में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ठीक, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। ठीक, अब चलिए फ्रेंड्स हम बताते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स के एग्जांपल्स के बारे में। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स एग्जांपल्स क्या होता है? एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स के जो एग्जांपल है फ्रेंड्स वो है थर्मोकपल, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, फोटोवोल्टाइक सेल और टाइकोमीटर। ये आप सभी के एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स के एग्जांपल है। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं फ्रेंड्स पैसिव ट्रांसड्यूसर्स का। तो देखिए फ्रेंड्स, पैसिव ट्रांसड्यूसर जो होता है ये नॉन सेल्फ जनरेटिंग होता है, मतलब ये पावर अपना खुद डेवलप नहीं करता है, इसके लिए एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, क्या पड़ती है? एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए, द ट्रांसड्यूसर्स विच इज नॉट सेल्फ जनरेटिंग टाइप और इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स या वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स टू ऑपरेट। ठीक, एग्जाम्पल्स देखिए, स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी या लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर्स। और तीसरा जो है फ्रेंड्स वो है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर्स हो गया, स्ट्रेन गेज है, एलवीडीटी है। एलवीडीटी का जो पूरा नाम होता है उसको हम कहते हैं लीनियर वेरिएबल डिफरेंस ट्रांसफार्मर्स। ठीक, इसका पूरा नाम याद करिए और याद रखिएगा। ठीक, अभी हम एलवीडीटी के बारे में बताएंगे और स्ट्रेन गेज के बारे में बताएंगे। ये आपके सिलेबस में दोनों इक्विपमेंट है, तो इनके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए स्ट्रेन गेज, एलवीडीटी और कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स ये तीनों जो होते हैं ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं। ठीक, आगे देखिए फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे पहले ही स्ट्रेन गेज के बारे में। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, समझ के थोड़ा हम पूरा अपने तरफ से 100% देंगे आप सभी को समझाने में। तो देखिए स्ट्रेन गेज होता क्या है, स्ट्रेन गेज के बारे में बताएंगे। ठीक, पर उससे पहले स्ट्रेन गेज में स्ट्रेस आएगा तो आपको स्ट्रेस के बारे में जान लेना जरूरी है। तो फ्रेंड स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक, और देखिए फ्रेंड्स, इफ़ एरिया बराबर 1 मीटर स्क्वायर देन स्ट्रेस बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन 1। तो स्ट्रेस बराबर हो जाएगा फोर्स। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पर मीटर स्क्वायर एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक, देखिए आगे यहाँ पे हमने लिखा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितना फोर्स लगता है स्ट्रेस कहलाता है। ठीक, तो स्ट्रेस उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बताते हैं स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेन क्या होता है डियर फ्रेंड्स, ये होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, मतलब कि किसी भी डायमेंशन में कितना चेंजेस आता है स्ट्रेस लगाने के बाद, और उसका पहले का ओरिजिनल जो डायमेंशन होता है उसका जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। जैसे कि आप इस पेन को देखिए, ये पेन हो गया, इसको हम स्ट्रेस लगाएंगे। स्ट्रेस का मतलब ये है कि जैसे हम इसको इधर की तरफ प्रेस करें, ठीक, जैसे ऐसे प्रेस करें, जैसे ये है और ऐसे आके प्रेस करें। तो अभी तो इसकी लंबाई इतना है, अगर प्रेस करने के बाद इन केस इसकी लंबाई से मान लीजिए पेन को प्रेस किए और इसकी लंबाई इतना हो गई। ठीक, तो ये जो चेंजेज आए हैं डेल्टा यल ये ऊपर हो गया और ये पूरा यल पहले वाला ये नीचे हो गया। ठीक, इसी को हम कहते हैं स्ट्रेन। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी सीक्वेंस में आगे, तो देखिए कंसीडर ए कंडक्टर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो आप एक कंडक्टर को कंसीडर कीजिए, जैसा कि हमने अपने इस
मार्कर के द्वारा आप सभी को समझाया था। आपका समझिए यही कोई कंडक्टर है, इसको आप कंसीडर कीजिए, ठीक। अब हम इस पे लगा रहे हैं फ्रेंड्स स्ट्रेन, ठीक। क्या लगा रहे हैं डियर फ्रेंड्स? स्ट्रेन लगा रहे हैं। कहने का मतलब है इसको ऐसे पकड़िए, इस कंडक्टर को ऐसे खींचिए। जैसा कि आप जानते हैं कंडक्टर तनता है खींचने पर, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है। तो इसको खींचिए आप लोग। जब खींचेंगे फ्रेंड्स तो इसका डायमीटर जो अभी इतना है वो खींचेंगे तो इतना हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक। जब कम हो जाएगा तो इसके डायमेंशन में देखिए कितना चेंजेस आया। डायमेंशन में चेंजेस आया डेल डी का, ठीक। डेल डी मतलब डायमेंशन चेंजेस आया। अब इसका जो ओरिजिनल डायमेंशन है प्रेजेंट टाइम वो कितना मतलब हो गया है, वो हो गया है पहले जो पूरा था डी और कितना चेंजेस आया डेल डी, वही दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो उसका अब ओरिजिनल डायमेंशन आ जाएगा, मतलब खींचने के बाद का जो डायमेंशन है, ठीक। तो डी माइनस डेल डी हो गया। बाकी इसका देखिए पहले लंबाई इतना था देखिए यहाँ पे इतना था। अब इसको हमने खींच दिया। जब हमने खींच दिया तो इसके लंबाई में कितना वृद्धि हुआ, डेल एल का हुआ। तो डेल एल अब हम बोलेंगे प्रेजेंट टाइम का लंबाई बताओ, तो प्रेजेंट टाइम का लंबाई हो जाएगा एल प्लस डेल एल, ठीक। तो अब डियर फ्रेंड्स इसी का हमें स्ट्रेन बताना होगा, और उससे पहले एक छोटा सा हम फार्मूला लिखे हैं यंग मॉडुलस का, ठीक। तो यंग मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। क्या होता है यंग मॉडुलस बराबर स्ट्रेन अपान स्ट्रेस। तो ये अभी इस यहाँ के टॉपिक नहीं है, यहाँ पे हमने बस डायरेक्ट ये फार्मूला लिख दिया था। तो ये आप लोग बस जान लीजिए। बाकी चलिए अभी हम आगे दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ओरिजिनल डायमेंशन जो था फ्रेंड्स आपका पहले लंबाई एल था और डायमीटर डी था, ठीक। और ओरिजिनल जो रेजिस्टेंस था, मतलब जब लंबाई एल था और डायमीटर डी था, उस समय जो आपका रेजिस्टेंस था फ्रेंड्स वो आर था। तो रेजिस्टेंस बराबर आप जानते हैं रेजिस्टेंस आर बराबर रो एल बाई ए। तो रो एल बाई एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो बराबर रो एल अपान पाई आर बराबर होता है फ्रेंड्स डी बाई टू। तो यहाँ पे पाई डी बाई टू का होल स्क्वायर आप करेंगे तो देखिए आर बराबर हो जाएगा 4 रो एल अपान पाई डी स्क्वायर, ठीक। जहाँ पे फ्रेंड्स 4 रो अपान पाई आपका कांस्टेंट हो जाता है, और जो आपका रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस वो डिपेंड करता है ओनली ऑन एल बाई डी स्क्वायर के। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के और डायमीटर के इन्वर्सली के वर्ग के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब हम बताएंगे फ्रेंड्स ये तो आपका ओरिजिनल जब डायमेंशन था, मतलब कि जब हमने इस पे जैसे कि ये कंडक्टर हो गया, इस पर हमने कोई स्ट्रेस नहीं लगाया था, तब का ये रेजिस्टेंस है, ठीक। अब हमने इस पर स्ट्रेस लगाया, करें मतलब स्ट्रेस हमने बाहर से खींचा, ये ऐसे समझिए, ऐसे मतलब बाहर खींचेंगे तो ठीक है। ये इसको मैं इसलिए शो करें ताकि आप लोग जानिए कि बाहर ऐसे खींच रहे हैं, ठीक। तो जब बाहर खींचेंगे तो इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर है ये पतला हो जाएगा और लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, ठीक। तो अब खींचने के बाद हम बता रहे हैं, तो देखिए आर डिपेंड करता है लंबाई पर और आर डिपेंड करता है 1/d स्क्वायर, मतलब डायमीटर के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो देखिए व्हेन ए फोर्स या स्ट्रेस इज अप्लाइड टू कंडक्टर देयर विल बी चेंज इन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ठीक। जब हम कंडक्टर पर कोई फोर्स या फिर स्ट्रेन अप्लाई करेंगे तो कंडक्टर के डायमेंशन में चेंजेस आएंगे, ठीक। आगे देखिए ड्यू टू दिस देयर विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसके वजह से कंडक्टर के रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। अब देखिए चेंजेस कितना आता है, तो देखिए ओल्ड वैल्यू क्या था आपका, ओल्ड वैल्यू आपका था लंबाई एल था, डायमीटर डी था और रेजिस्टेंस आर था। लेकिन जब हमने स्ट्रेस लगाया उसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी लंबाई हो जाएगी एल प्लस डेल एल, और जो आपका डायमीटर होगा फ्रेंड्स डी माइनस डेल डी हो जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आर प्लस डेल आर। मतलब ये आपका न्यू वैल्यू हो गया स्ट्रेस लगाने के बाद, ठीक। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड, देखिए जब यही मेरा कहने मतलब था, जब आप स्ट्रेस लगाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसमें चेंजेस जो आएगा डेल आर के बराबर आएगा, ठीक। तो अब जानिए स्ट्रेन जो होता है फ्रेंड्स तो आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है लेटरल स्ट्रेन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक। तो देखिए लेटरल स्ट्रेन क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। देखिए लेटरल स्ट्रेन इट इज परपेंडिकुलर टू अप्लाइड स्ट्रेस। जो आपका लेटरल स्ट्रेन होता है वो जो अप्लाइड आप कर रहे हैं स्ट्रेन उसके परपेंडिकुलर होता है। कहने का मतलब ये है जैसे कि ये आपका कंडक्टर हो गया
अब यहाँ पे हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसको हम खींच रहे हैं, ठीक, इसको, इस कंडक्टर को हम खींच रहे हैं, ठीक। और जब खींच रहे हैं तो इसका स्ट्रेस कैसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कहने मतलब स्ट्रेस इसका बाहर बाहर जाएगा। और इसके लंबवत या तो आप ऐसे ऊपर समझिए, ऊपर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए, ठीक, कैसे, ऐसे इसके लंबवत, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो इसके लंबवत जो आपका फोर्स होगा वो जो अप्लाइड जो स्ट्रेन लगेगा उसको हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन, ठीक। और बाकी इसके हॉरिजेंटल जो स्ट्रेन लगेगा, हॉरिजेंटल मतलब इसके लेटरल तो इसके लंबवत हो गया था, और हॉरिजेंटल जो होगा इसके हॉरिजेंटल में होगा, ठीक। उसको हम कहेंगे फ्रेंड्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है इट इज परपेंडिकुलर टू अप्लाइड स्ट्रेस। तो यहाँ पे जो लेटरल स्ट्रेन है वो देखिए ये है, देखिए स्ट्रेस आप ऐसे लगा रहे हैं, इस वायर को ऐसे खींच रहे हैं, तो आपका देखिए फोर्स या फिर स्ट्रेस, फोर्स और स्ट्रेस डायरेक्टली मैंने फोर्स इधर ऐसे करके खींच दिए, और जो आपका लेटरल स्ट्रेन है ये इसके लंबवत लगेगा, ठीक। और यही अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल इसके हॉरिजेंटल में ही लगता है, ठीक, कैसे, हॉरिजेंटल में, और लेटरल कैसे, इसके लंबवत लगता है, ठीक। तो इस डायग्राम को याद की कर लीजिए आप लोग, और सेमेस्टर एग्जाम के कॉपी में इसको जरूर बना दीजिएगा, तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अच्छा नंबर दे देगा, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका स्ट्रेस भी लगेगा, जब स्ट्रेस लगेगा तो वहाँ पे स्ट्रेन आएगा, ठीक। फिर वो आपका स्ट्रेन चाहे लेटरल आ सकता है या फिर हॉरिजेंटल आ सकता है, ठीक। तो देखिए लेटरल स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस डेल डी अपान डी। तो माइनस लगाने का मतलब बस यही था कि जो डेल डी है ये घट रहा है, ठीक, यानी मतलब पहले इतना था अब इतना हो गया, ठीक, मतलब डेल डी घटा है ना कि बढ़ा है। अगर यही पहले इतना था, अगर इतना हो गया, अगर बढ़ जाता, डेल डी बढ़ता तो यहाँ पे प्लस लगाते, लेकिन यहाँ पे घट रहा है, इस वजह से हम इसको वो शो करने के लिए माइनस किए, मतलब हम ऐसे खींच रहे हैं ना कि ऐसे, इस दबा नहीं रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, ठीक, ऐसे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये सब आ रहा होगा समझ में। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर हमारा बताया हुआ चीज़ें समझ में आती है आप सभी को तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी चीज़ें लग रही हैं, तो उसी प्रकार से हम आगे भी अपना वीडियो लाएंगे, वो अपने में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो देखिए यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल बता ही दिया था आप सभी को, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस। यह जो स्ट्रेन होता है ये स्ट्रेस के डायरेक्शन में होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो आएगा आपका डेल एल अपान एल आएगा, क्योंकि जो जितना लंबाई में वृद्धि होगी वो, और देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का मतलब यही है कि लंबाई बढ़ रही है ना कि घट रही थी। देखिए डायमीटर माइनस इसलिए की थी क्योंकि वहाँ पे डायमीटर घट रहा था, जैसे खींचने पर डायमीटर पहले से घट रहा था, ठीक, लेकिन लंबाई क्या है, अभी तो लंबाई इतना है, ठीक है। अगर हम इसको अगर खींच देंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम इसको प्लस से शो करेंगे, ठीक। तो चलिए ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। पॉइजन रेशियो जो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। तो पॉइजन रेशियो को हम शो करते हैं गामा से, तो गामा बराबर हो गया लेटरल स्ट्रेन, जैसा कि हमने अभी ऊपर निकलवाया था, अब माइनस डेल डी अपान लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया प्लस डेल एल अपान एल, ठीक। तो यहाँ से आ गया आपका ये माइनस डेल डी अपान डी बराबर गामा इंटू डेल डी एल अपान एल हो गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आप सभी, जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है आर बराबर 4 रो अपान पाई इंटू एल बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग आर बराबर लॉग 4 रो अपान पाई प्लस एल एन, और ये सॉल्व करेंगे लॉग, यहाँ पे देखिए लॉग का फॉर्म होता क्या है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो प्लस आ जाता है, और उसके बाद जब डिवीजन में होता है तो फिर वो माइनस हो जाता है, ठीक। तो एल एन मतलब लॉग है एल एन एल माइनस यहाँ पे 2 एल एन डी हो जाएगा, क्योंकि जब डी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आपका लॉग डी स्क्वायर रहेगा, और ऊपर जाके देखिए हम इसको यहाँ पे समझा ही देते हैं, ये है आपका, एक मिनट, तो जब लॉग का होता है क्या है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है, जो लॉग अंदर हम घुसाते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए अब ये डिवीजन है, तो डिवीजन क्या होता है, ऊपर जब जाता है तो माइनस हो जाता है, तो एल एन एल माइनस एल एन डी स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद एल एन 4 पाई प्लस
ln l, ये हो गया, ये स्क्वायर है तो आगे आ जाएगा, ठीक, ln d। तो ये मतलब लॉग लगाने का रूल है, ये सब लॉग को सॉल्व करने का, तो यही हमने लिखा था डायरेक्ट। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए वही हमने चीज़ लिखा था, ln r बराबर ln 4 रो अपन पाई प्लस ln l माइनस 2 ln d। तो जहाँ पे ये तो कांस्टेंट था, जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो हम जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन करने पर जीरो हो जाता है। तो ये इसका आ जाएगा डेल आर अपान आर जीरो, इसका आ जाएगा डेल एल अपान एल माइनस 2 लॉग डी का करेंगे तो डेल डी अपान डी। उम्मीद करते हैं डिफ्रेंसिएशन आप सभी को आ रहा होगा, तो ये चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डेल डी अपान डी हो जाएगा स्मॉल चेंज इन डायमीटर अपान रियल डायमीटर, ठीक। और देखिए आगे इसी सीक्वेंस में तो आपका जो आया था निकल के डिफ्रेंशिएट करने के बाद डेल आर अपान आर बराबर डेल एल अपान एल माइनस 2 डेल डी अपान डी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ से हम देखिए निकाल लेंगे, जैसा कि हम जानते हैं आपका यहाँ से देखिए ये यहाँ से माइनस डेल डी अपान डी बराबर गामा इंटू डेल एल अपान एल, यहीं यहाँ पे पुट करिए। यहाँ देखिए रिलेशन निकाल रहे हैं पॉइजन रेशियो और गेज फैक्टर के बीच में, ठीक। तो अभी गेज फैक्टर भी आप सभी को समझ में आ जाएगा कि गेज फैक्टर किसको कहते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू जो होता है माइनस डेल डी अपान डी बराबर गामा इंटू डेल एल अपान एल होता है। तो इसको यहाँ पे पुट करिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो डेल आर अपान आर बराबर डेल एल अपान एल प्लस 2 कोष्टक में डेल गामा इंटू डेल एल अपान एल। तो यहाँ पे देखिए डेल डी अपान डी की वैल्यू हम रख देंगे गामा इंटू डेल एल अपान एल। तो जब यहाँ रखेंगे तो ये इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस था तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा, तो आपका जो निकल के आएगा यहाँ से हम लिखिए कॉमन ले लेंगे, डेल एल अपान एल कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा डेल आर अपान आर बराबर डेल एल अपान एल 1 + 2 गामा आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं डेल आर अपान इसको डिवाइड कर दीजिए इधर, डेल आर अपान डेल एल अपान एल बराबर ये हो गया 2 + 2 गामा, सॉरी 1 + 2 गामा हो गया। इसी पूरे को हम कहते हैं गेज फैक्टर, डेल आर अपान डेल एल अपान एल को कहते हैं गेज फैक्टर, ठीक। तो गेज फैक्टर बराबर हो गया, ये देखिए पूरा हमारा हो गया गेज फैक्टर, इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये पूरा हो गया गेज फैक्टर, ठीक। तो गेज फैक्टर को शो करते हैं जी से बराबर 1 + 2 गामा। तो ये आपका देखिए गेज फैक्टर और पॉइजन रेशियो में रिलेशन निकल के सामने आ गया। मतलब गेज फैक्टर बराबर होता है 1 + 2 गामा, मतलब 2 × पॉइजन रेशियो, ठीक। तो यहाँ पे देखिए गेज फैक्टर बराबर होता है डेल आर अपान आर प्लस बाई डेल एल बाई एल। तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ समझ में आ गया हो गया फ्रेंड्स। चलिए इसी सीक्वेंस हम आगे चलते हैं। अब हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स डमी कॉइल के बारे में। डमी कॉइल क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं, करता क्या है ये, ठीक। तो नॉर्मली एक बार चलिए हम अपने भाषा में बता देने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, कोई आपका एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है यहाँ पे ब्रिज, ठीक, व्हीट स्टोन ब्रिज है। यहाँ पे होता क्या है कि जब टेम्परेचर में चेंजेज आते हैं तो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस के मटेरियल में चेंजेज आते हैं, ठीक। मतलब अगर कंडक्टर है तो उसका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के वेरी करने पर वो घटता बढ़ता है, ठीक। तो मान लीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो ये बैलेंसिंग कंडीशन में होता क्या है, आई जी की वैल्यू हमेशा जीरो होता है। लेकिन फ्रेंड्स जब मान लीजिए टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती चली जाए या गर्मी आ जाए तो होता क्या है कि जो मटेरियल है, जैसे कि जो ये आर रेजिस्टेंस किसी और मटेरियल से बना है, ये एस किसी और से बना है, क्यू किसी और से बना है, पी किसी और से बना है। तो एक समय तो चलो कांस्टेंट था, उस समय तो आई जी की वैल्यू जीरो थी, ठीक। पी बाई क्यू अपान आर बाई एस से बैलेंस था ब्रिज, उस समय आई जी की वैल्यू जीरो थी। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा तो आप जानते हैं टेम्परेचर के बढ़ने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ता है, मतलब वेरी करता है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो मतलब बढ़ता है, नॉर्मली बढ़ता है क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बढ़ेगा, ठीक है। जब बढ़ेगा तो ये जो भी बैलेंस कंडीशन में था तो अब ये अनबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा तो आईजी में करंट जाने लगेगी। अब इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम डमी कॉइल का यूज करते हैं। तो डमी कॉइल का मतलब यही है फ्रेंड्स कि P बाई क्यू बराबर R बाई एस का रेशियो समान रहे। तो हम ये करते हैं कि जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस हम यहाँ R का लगाते हैं वही मटेरियल का सेम रेजिस्टेंस हम S को भी कनेक्ट कर देंगे। तो जब आपका बढ़ेगा
तो जब रेजिस्टेंस आर में चेंजेस आएगा टेम्परेचर के बढ़ने पर, तो वही चेंजेस फ्रेंड्स आपके रेजिस्टेंस यस में आएगा। तो कहने मतलब है पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस का रेशियो हमेशा समान रहेगा। तो यही है डमी कॉइल। मतलब डमी कॉइल यही है कि दोनों जो ब्रांच का रेजिस्टेंस है वो सेम मटेरियल का होना चाहिए। यही है आपका डमी कॉइल। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमने पढ़ देते हैं फटाफट। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक बार चलिए इसमें जो लिखा है हमने वो पढ़ देते हैं। देखिए हमारे पास फोर्स अप्लाई करने के लिए 4 ऑप्शन है, आर पर, पी पर, क्यू पर तथा एस पर। बट हियर वी अप्लाई फोर्स एट आर। यहाँ पर हम आर पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बैलेंस कंडीशन में पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस होता है। तो केस 1 देखिए, व्हेन इनपुट इज जीरो, तो आर का जो रेजिस्टेंस है स्ट्रेन गेज एंड ब्रिज आर इज बैलेंस, तो आई जी की वैल्यू हो जाएगा जीरो। जब आई जी की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब वी पी क्यू की वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि आप यहाँ पे जान रहे हैं आई जी बराबर जीरो, तो इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज वी पी और यहाँ का वोल्टेज वी क्यू आपस में बराबर होगा, तभी वोल्टेज डिफरेंट जीरो होकर के इसमें करंट नहीं जा रही है। ठीक, वोल्टेज डिफरेंट होता तो करंट जाती है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट जो है वो जीरो है, इसी वजह से आई जी की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वही सेम चीज़ हमने लिखा। फिर आगे देखिए इसी सीक्वेंस में इनपुट फोर्स और स्ट्रेन और डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इनपुट हम फिजिकल क्वांटिटी अगर जीरो कर रहे हैं तो आउटपुट भी कोई शो नहीं कर रहा है, आउटपुट भी आपका जीरो है। कहने मतलब है, ठीक है, कहने मतलब बस यही है कि अगर आप इनपुट के रूप में रेजिस्टेंस आर पर अगर टेम्परेचर देते, अगर कहने मतलब बढ़ाते, तो आपका आउटपुट देखने को मिलता है। कहने मतलब आउटपुट देखने को कहाँ मिलता है, आपकी आईजी के कुछ ना कुछ वैल्यू जाने लगती, तो आपको पता चल जाता है कि इनपुट कुछ अप्लाई हो रहा है, मतलब इनपुट के रूप में टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है रेजिस्टेंस आर पर। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई जब इनपुट नहीं दिए हैं तो आउटपुट भी कोई अप्लाई नहीं हुआ है, उस कंडीशन में आपका वी पी क्यू की वैल्यू जीरो आया है, तो कहने मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कुछ नहीं मिली है। अगर यही हम अगर टेम्परेचर आर पे बढ़ाएंगे तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। कहने मतलब आउटपुट आएगा, आई जी की वैल्यू कुछ ना कुछ आने लगेगी और वी पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो मतलब वोल्टेज या फिर बोले तो करंट के रूप फॉर्म में आप आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को देख लेंगे। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे अब आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी आप अप्लाई कर दी, मतलब कि इनपुट की वैल्यू अब जीरो नहीं रही, पहले जीरो था लेकिन अब जीरो नहीं रही, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इनपुट क्वांटिटी के रूप में क्या अप्लाई कर रहे हैं, देखिए इज अप्लाइड टू कंडक्टर आर हैविंग ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर। तो देखिए यहाँ पे इसने अप्लाई किया है, यहाँ पे फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं, ये इनपुट के रूप में यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस कंडक्टर को खींच रहे हैं, तो कंडक्टर को खींच रहे हैं तो इसका लंबाई पहले था एल, अब हो गया एल प्लस डेल एल। पहले ही था इसका डायमीटर डी, खींचने के बाद इसका डायमीटर हो गया डी माइनस डेल डी। तो देखिए लंबाई के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और डायमीटर के घटने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो कुल मिलाकर के रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप उस पर इनपुट फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल साइड। ठीक है, जब बढ़ा मतलब खींचेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस था आर, लेकिन खींचने के बाद आपका रेजिस्टेंस हो गया आर डैश बराबर आर प्लस डेल आर। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, पी बाई क्यू बराबर, पहले तो बैलेंस था पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, लेकिन जब हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो इस कंडीशन में आपका ब्रिज बैलेंस नहीं रह गया, क्योंकि आर प्लस डेल आर हो गया। ठीक, तो बराबर नहीं रह गया, तो इसका मतलब यही है ब्रिज विल बी अनबैलेंस्ड, आई जी की वैल्यू जीरो अब नहीं रह जाएगी। आप जानते हैं आई जी प्रोपोर्शनल होता है वी पी क्यू, जो करंट होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो अपने टर्मिनल वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब आई जी की वैल्यू जीरो नहीं रह गई तो इसका मतलब है वी पी क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी। इसका मतलब यही है फ्रेंड्स, हमने बताया था कि जो आपका ट्रांसड्यूसर होता है वो फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है। तो यहाँ पे आप फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है स्ट्रेस यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई किए, किसको खींचे ऐसे। ठीक, जब इसको खींचे स्ट्रेस अप्लाई किए तो आउटपुट क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल के रूप में देखिए शो कर रहा है आई जी दे करके। पहले आई जी था जीरो, लेकिन आप जब स्ट्रेस इस पर लगा दिए रेजिस्टेंस आर पर तो आउटपुट की वैल्यू आने लगी, आई जी फ्लो करने लगा, आई जी अब जीरो नहीं रह गया, वी पी की वैल्यू जीरो नहीं रह गई। तो यही आपका हो गया ट्रांसड्यूसर्स का एक एग्जांपल। तो उम्मीद करते हैं ट्रांसड्यूसर्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बताते हैं डमी कॉइल का यूज करते क्यों है। तो देखिए यही जो अनबैलेंस्ड हो जा रहा है, आईजी की वैल्यू जीरो हो जा रही है, इसीलिए हम डमी कॉइल का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे है आगे डमी कॉइल। तो देखिए ये थोड़ा आप लोग देख लीजिए, देखिए स्ट्रेन गेज
is example of transducers because it converts physical quantity into electrical quantity. It required Wheatstone bridge for which it use external volt source. Examples of passive transducers. ठीक, तो स्ट्रेन गेज बराबर पैसिव ट्रांसड्यूसर्स। स्ट्रेन गेज को इसलिए पैसिव ट्रांसड्यूसर्स करते हैं क्योंकि इसके लिए देखिए एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत है। मतलब कि व्हीट स्टोन जब हम लगाते हैं तो आप जानते हैं व्हीट स्टोन को एक वोल्टेज सोर्स दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको पैसिव ट्रांसड्यूसर्स के रूप में रखा जाता है। ठीक, चलिए अब हम बताते हैं डमी कॉइल के बारे में। डमी स्ट्रेन गेज का यूज क्या होता है, तो हमने पहले समझा दिया था पूरा बातें। तो देखिए डमी कॉइल क्या होता है, डमी स्ट्रेन गेज हमने बताया था कि ये अनबैलेंसिंग होने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो वही है कि जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस आप आर बना रहे हैं उसी सेम मटेरियल का रेजिस्टेंस यस बना दीजिए। जब टेम्परेचर बढ़ेगा डियर फ्रेंड, तो जितना चेंजेस आपके आर में आएगा, क्योंकि वही सेम मटेरियल का यस भी बना है, तो उतना चेंजेस यस में भी आएगा। तो कुल मिलाकर के इसका जो P बाई क्यू बराबर R बाई एस था, तो अगर आप R में डेल R जोड़ रहे हैं, जितना इसमें जोड़ रहे हैं अगर उसमें उतना नीचे वाले में भी जोड़ देंगे तो उसका जो रेशियो होगा वो सेम कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब है कि आपका ब्रिज अनबैलेंस्ड नहीं होगा। ठीक, तो वही सारा चीज़ हमने लिखा हुआ है, तो इसलिए फटाफट में पढ़ देते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या फिर अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए R बराबर स्ट्रेन गेज फोर्स अप्लाइड किए, यस बराबर डमी स्ट्रेन गेज, नेवर फोर्स इज अप्लाइड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आर यस शुड बी ऑफ सेम मटेरियल, ये दोनों सेम मटेरियल हैं, तो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा आर और अल्फा यस बराबर अल्फा है, मतलब सेम है। जो टेम्परेचर बढ़ेगा फ्रेंड्स, तो डेल आर के मान में जितना चेंजेस आएगा डेल आर बराबर डेल एस होगा, मतलब यस और आर के दोनों मान में चेंजेस सेम आएगा। तो मतलब आप इनपुट जीरो बट मतलब इनपुट जीरो है, कोई स्ट्रेस फोर्स अप्लाई आप नहीं कर रहे थे, लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस और स्ट्रेन दोनों रेजिस्टेंस आर और रेजिस्टेंस एस दोनों के मान में सेम चेंजेस आएगा। तो कुल मिलाकर के इसका जो रेशियो होगा सेम डियर फ्रेंड्स सेम हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये ब्रिज अनबैलेंस नहीं होगा और वही है डमी स्ट्रेन गेज, इसको प्रोटेक्ट करता है अनबैलेंस होने से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं डमी स्ट्रेन गेज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ चीज़ें डमी स्ट्रेन गेज के बारे में अपने भाषा में लिखा हुआ है, तो हो सकता है अगर हमारे समझाने से आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो हो सकता है जो हमने लिखा है वो पढ़ने में आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए डमी स्ट्रेन एरर को खत्म करता है, मतलब इनपुट न देने के केस में भी टेम्परेचर बढ़ने से ब्रिज अनबैलेंस होने लगता है तथा आईजी फ्लो करने लगती है। तो जब हम यस कंडक्टर को भी सेम मटेरियल से बना देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने पर जितना चेंजिंग कंडक्टर आर के रेजिस्टेंस में आता है उतना ही कंडक्टर यस के रेजिस्टेंस में आता है। मीन्स P बाई क्यू बराबर आर प्लस डेल आर अपान यस प्लस डेल एस के मान में भी कोई चेंजेस नहीं होता। मीन्स ब्रिज बैलेंस कंडीशन में ही रहता है और एरर नहीं आता है। ठीक, तो द पर्पज ऑफ डमी स्ट्रेन गेज इन स्ट्रेन गेज इज टू कंपनसेट द एरर ड्यू टू टेम्परेचर। और आगे देखिए रिहोस्टेटिक गेज के बारे में भी हमने कुछ चीज़ें लिखा हुआ है। तो यूज टू मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर मोर वन डायरेक्शन। ठीक, एक से अधिक डायरेक्शन में मेजरमेंट को डिस्प्लेसमेंट को मेजरमेंट करने के लिए रोस्टे गेज का उपयोग करते हैं। ठीक, रोस्टे गेज का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम बताएंगे एलवीडीटी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को बस फ्रेंड लास्ट तक देखिएगा। एक बात और कहेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक डियर फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड, ताकि मोटिवेट रह सके और सबके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लाते रहें। तो चलिए हम बताते हैं हम एलवीडीटी के बारे में। तो एलवीडीटी का जो पूरा नाम होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। और देखिए यूज ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका जो यूज किया जाता है वो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक, एलवीडीटी का। और देखिए आगे, दिस इज पैसिव ट्रांसड्यूसर बिकॉज फॉर इट्स ऑपरेशन इट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स एसी सोर्स इन प्राइमरी वाइंडिंग। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि एलवीडीटी जो होता है वो पैसिव ट्रांसड्यूसर्स का एग्जांपल्स है। ये पैसिव एक प्रकार से पैसिव ट्रांसड्यूसर्स होता ही है। ठीक है, क्योंकि इसके ऑपरेशन के लिए एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स में हम एसी सोर्स लेते हैं। ठीक, इसके प्राइमरी वाइंडिंग को हम एसी सोर्स देते हैं। ठीक, तो होता क्या है एलवीडीटी में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और दो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि एलवीडीटी का यूज डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए करते हैं। अब चलिए हम इसका पूरा डेरिवेशन बताते हैं कि मेजरमेंट कैसे करेंगे डिस्प्लेसमेंट का।
तो आप यहाँ पहले देखिए इसके कंस्ट्रक्शन पे। एलवीडीटी की जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है वो एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है दो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो NS1 NS2 यहाँ पे टर्म होते हैं एंड बोथ सेकेंडरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग जो होते हैं आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसमें जो करंट जाएगी वो सेम करंट जाएगी दोनों में, क्योंकि सीरीज में एक कनेक्ट है, ठीक। तो IS1 बराबर IS2 हो जाएगा। ये सेकेंडरी साइड का करंट है, ये प्राइमरी साइड का एक करंट है IS1 और IS2 जो है सेकेंडरी साइड का करंट है, ठीक है। तो आपका जो टोटल यहाँ पे जो वोल्टेज आता है, वोल्टेज जो आता है वो दोनों वाइंडिंग के वोल्टेजों का डिफरेंट होता है। तो ES बराबर ES1 माइनस ES2। तो बताया ना जो वोल्टेज आएगा आपका, जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे, कहने मतलब है डिस्प्लेसमेंट करेंगे, मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी के रूप में आप फोर्स अप्लाई करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक। कि कोई आपका कंडक्टर रहेगा या फिर आयरन रॉड रहेगा, उसको डिस्प्लेसमेंट करेंगे और वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के फॉर्म में, और वही है ES के रूप में शो करेगा, ठीक है। जब आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो ES की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब चलिए हम दिखाते हैं कि कैसे ES आएगा, कैसे डिस्प्लेसमेंट आप करेंगे, और ठीक है इसके पूरा डायग्राम वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आपका LVDT का डायग्राम आ चुका है आप सबके सामने। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, हमने बताया एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी, उसको हम एक AC सप्लाई देंगे। दो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, एक S1 एक S2। दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में सीरीज में जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सेकेंडरी वाइंडिंग को भी हम सप्लाई देंगे। सप्लाई क्या, एक तरफ से हम आउटपुट लेंगे, यही दोनों के बीच में ES आता है, इन्हीं दोनों के बीच में हम आउटपुट मतलब कि आउटपुट क्वांटिटी या फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लेंगे, फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। ये आपका देखिए आयरन रॉड है, देखिए हमने लिखा है ये आयरन रॉड है। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग आप देख रहे हैं सीरीज में कनेक्ट है, देखिए ऐसे ऐसे, ठीक ठीक। अब ये आयरन रॉड आयरन कोर है। अब इसी कोर को हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे, इधर से एक तरफ से फोर्स अप्लाई करके इधर हम भेजेंगे, ठीक। तो होगा क्या, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के रूप में ES की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ आप समझ चुके होंगे। देखिए जब हम फोर्स इधर अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव मिलेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि जब हम आयरन कोर पर फोर्स इधर अप्लाई करेंगे इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट होगा। आयरन कोर को हम इधर ढकेलेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। जब इधर ढकेलेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, जब इधर ढकेलेंगे मतलब इधर इधर करेंगे तो हम निगेटिव लेंगे, ठीक। तो बस चलिए आगे डायग्राम आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो देखिए अब जो आपका आउटपुट आएगा वो दोनों वाइंडिंगों के वोल्टेज का डिफरेंट होगा। कहने मतलब है एक EMF यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, एक EMF यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ES1 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ES2 यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए व्हेन इनपुट आर जीरो, कहने मतलब है आप कोई डिस्प्लेसमेंट या फिर कोई स्ट्रेस या फोर्स आयरन कोर पे नहीं लगा रहे हैं, ठीक। जैसे कि यही आपका आयरन कोर हो गया, यहाँ पे आप कोई डिस्प्लेसमेंट आप नहीं लगा रहे हैं, ठीक। और इसके बीचों बीच में है प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे है सेकेंडरी वाइंडिंग, एक यहाँ पे है सेकेंडरी वाइंडिंग। ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में सीरीज में जुड़े हैं। यहाँ से आपको फोर्स लगाना है, कहने मतलब है डिस्प्लेसमेंट यहाँ से देना है, और वही डिस्प्लेसमेंट आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वही आपका आउटपुट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को, ठीक। तो पहले केस में हम कोई भी इनपुट क्वांटिटी नहीं दे रहे, मतलब कोई भी स्ट्रेस हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में जो आपका आउटपुट आएगा उसकी वैल्यू जीरो होगी। अब कैसे जीरो होगा देखिए वो आप, तो देखिए व्हेन इनपुट डिस्प्लेसमेंट आर एक्स इज जीरो, ठीक। तो इंड्यूस EMF का जो फार्मूला होता है हम जानते हैं ट्रांसफार्मर से 4.44 F∅N। तो जो आपका EMF होता है प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न ऑफ फ्लक्स के, ठीक। तो होगा क्या कि हम जान रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न का जो प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न है और जो सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न है वो दोनों आपस में इक्वल है, मतलब कि NS1 बराबर NS2 बराबर N, ठीक। और जो आपका फ्लक्स होता है डियर फ्रेंड्स वो होता है MMF बटे रिलेक्टेंस। तो हम जानते हैं जहाँ पे आयरन कोर होता है वहाँ का रिलेक्टेंस की वैल्यू कम आती है इन कंपेयर टू एयर। तो कहने मतलब है जहाँ आयरन कोर नहीं होगा वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा अरे रिलेक्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों, यहाँ पे जो है सेम आयरन यहाँ पे भी है इसके इस वाइंडिंग के नीचे, और सेम आयरन यहाँ पे भी है इस वाइंडिंग के नीचे। इसका मतलब ये है जो रिलेक्टेंस यहाँ पे होगा
वही रिलेक्टेंस यहाँ पे भी होगा। ठीक, तो आगे देखिए, बाकी सेम करंट तो जा ही रही है, तो IS1 बराबर IS2 बराबर I, MMF बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। तो नंबर ऑफ टर्न सेम ही है, करंट भी सेम है। ठीक, तो होगा क्या, और जो आपका फ्लक्स है वो देखिए रिलेक्टेंस सेम है, MMF सेम है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो फ्लक्स भी सेम, फॉर phi S1 एंड phi S2 फ्लक्स पाथ इज सेम दैट इज आयरन, क्योंकि वहाँ पे आयरन है, सेम मतलब आयरन है, जितना आयरन वहाँ पे भी है उतना आयरन यहाँ पे भी है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि phi S1 और phi S2 सेम हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि और नंबर ऑफ टर्न सेम है ही। तो हम बताए थे जो आपका वोल्टेज होता है वो फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है ES2, और ES1 प्राइमरी साइड का वोल्टेज है। तो हो गया क्या, ये प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज होगा वो प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी साइड के फ्लक्स से, और प्राइमरी इनटू प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न से। तो हम जान रहे हैं कि जो प्राइमरी साइड का फ्लक्स है और सेकेंडरी साइड का फ्लक्स है वो दोनों आपस में इक्वल है, और जो प्राइमरी साइड का नंबर ऑफ टर्न है और जो सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न है वो भी दोनों आपस में इक्वल है। तो कहने मतलब है ES1 ES2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ES1 बराबर ES2। ठीक, तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, हमने बताया था आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू आएगा ES आएगा, वो दोनों इनपुट वोल्टेजों के जो वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग है प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड के, उनके बीच का डिफरेंट होगा। तो ES1 माइनस ES2 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों इक्वल है तो आपका जीरो हो जाएगा, मतलब आउटपुट की वैल्यू जीरो आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई इनपुट के रूप में या फिर बोले तो फिजिकल कोई भी क्वांटिटी अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो LVDT पर, मतलब LVDT पर कोई आप इनपुट क्वांटिटी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आउटपुट आएगा, आउटपुट के रूप में क्या आता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आता है, मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वैल्यू जीरो रहेगी। मतलब LVDT पर आप अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इनपुट के रूप में अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका आउटपुट के रूप में जो आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आता है उसकी वैल्यू जीरो होगी। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम केस लेंगे कि आप डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये देखिए ए ऐसे अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक, और फिर तीसरा केस हम लेंगे कि आप डिस्प्लेसमेंट देखिए इस डायरेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, मतलब एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव। ठीक, तो वो भी हम दिखा देते हैं फटाफट। तो यही है LVDT। देखिए केस नंबर 2, वेन X बराबर पॉजिटिव, इसका मतलब है फोर्स हम इधर अप्लाई करने। तो देखिए पहले जो आपका था आयरन कोर यहाँ पे था। ठीक, लेकिन जब हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो आयरन कोर देखिए यहाँ पे चला गया, और इसका कुछ वाइंडिंग का टर्न एयर में आ गया। किस में आ गया, एयर में, क्योंकि ये तो फिक्स है, आयरन कोर को हमने फोर्स दिया तो आयरन कोर तो इधर चला गया, और इसका वाइंडिंग यहाँ पे कुछ एयर में आ गया। बाकी देखिए ये प्राइमरी साइड का टर्न नंबर ऑफ टर्न है, ये सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न है। और देखिए सेकेंडरी साइड आयरन तो रहेगा ही, क्योंकि भाई इधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये आयरन कोर खिसक जाएगा, लेकिन सेकेंडरी साइड में तो रहेगा ही। तो होगा क्या, अब हम बता रहे हैं, देखिए जिधर एयर आ जाएगा उधर का रिलेक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, जब रिलेक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, तो आपका फ्लक्स जो है वो कम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जो फ्लक्स होता है MMF अपॉन रिलेक्टेंस होता है। तो रिलेक्टेंस ज़्यादा मतलब कि फ्लक्स कम। जब यहाँ पे फ्लक्स कम हो गया तो हम बताए थे आप सभी को कि EMF किसी भी वाइंडिंग का जो EMF होता है वो फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स जब कम हो जाएगा तो यहाँ का EMF कम हो जाएगा। जब EMF यहाँ का कम हो जाएगा इसके कंपेयर में, यहाँ का तो वही सेम रहेगा क्योंकि उतना ही फ्लक्स है, उतना ही नंबर ऑफ टर्न है, उतना ही आयरन कोर है इसके नीचे, तो सेम फ्लक्स रहेगा उतना ही जितना पहले था। तो इसके कंपेरिजन में इसका MMF का वैल्यू कम हो जाएगा। तो आपका जो फाइनली आएगा ES की वैल्यू ES1 माइनस ES2 से, ES1 की वैल्यू तो उतना ही है लेकिन ES2 की वैल्यू कम हो गया। इसका मतलब है ES आउटपुट वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक, तो वही चलिए हम दिखा देते हैं फटाफट इसमें भी। तो एक बार अपने से समझा दिए हैं, हो सकता है अब जो हम लिखे हैं वो पढ़ेंगे या फिर समझाएंगे यहाँ से, तो हो सकता है एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, तो केस नंबर 2, इनपुट ग्रुप में आप कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कहने मतलब है इनपुट आपका जीरो नहीं है, तो लेट एक्स के रूप में मतलब कि जो आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिए, मतलब इधर इस साइड डिस्प्लेसमेंट दिए, तो शो रिलेक्टेंस फॉर phi S1 आयरन कम हो जाएगा, तो रिलेक्टेंस phi S1 की वैल्यू क्या है, आयरन ज़्यादा हो जाएगा, इधर वाले यहाँ की बात कर रहा है यहाँ की। ठीक, तो यहाँ का रिलेक्टेंस कम हो जाएगा, यहाँ का फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन
H2 साइड मतलब H2 साइड मतलब इधर, H2 साइड मतलब इधर, S1 मतलब इधर, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं 5S1 है, यहाँ पे है 5S2, ठीक। यहाँ पे देखिए आयरन कम हो गया है, यहाँ पे क्योंकि इसको हम फोर्स दे करके इधर ढकेल दिए हैं, तो यहाँ पे एयर कोड आ गया है, तो यहाँ का रिलेक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आप सभी 5S2 आयरन प्लस एयर हो गया, एयर आने के कारण यहाँ का रिलेक्टेंस ज़्यादा हो गया। और आप जानते हैं जो फ्लक्स होता है वो रिलेक्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्लक्स रिलेक्टेंस ज़्यादा तो आपका फ्लक्स कम हो गया, जो फ्लक्स कम हो गया तो देखिए ईएमएफ भी कम हो जाएगा, ठीक। तो आप देख रहे हैं ईएमएफ जो होता है नंबर ऑफ टर्न इनटू फ्लक्स के इक्वल होता है। तो आप देखिए जहाँ का फ्लक्स ज़्यादा वहाँ का ईएमएफ ज़्यादा, जहाँ का फ्लक्स कम तो ईएमएफ भी वहाँ का कम, ठीक। तो आप जान रहे हैं कि 5S1 बड़ा है 5S2 से, इसी प्रकार ES1 बड़ा हो जाएगा ES2 से। जो आपका आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आएगी ES बराबर आएगा डियर फ्रेंड्स, वो आएगा ES1 माइनस ES2। इसका मतलब ES की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो यहाँ इसका मतलब बस यही निकला कि आप जब इनपुट के रूप में फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई करने का मतलब ये है आप डिस्प्लेसमेंट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसे फोर्स दे रहे हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में आउटपुट की वैल्यू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के रूप में शो करेगा। तो यही हमने लिखा है देयर फॉर विच व्हेन इनपुट मतलब इनपुट इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कुछ ना कुछ हम इनपुट दे रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी के रूप में, तब आपका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मतलब कि देखिए ई आउटपुट ES इज नॉट जीरो, ES बराबर पॉजिटिव, ठीक। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। एक्स का मतलब पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि आप इधर वाले डायरेक्शन की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और बस वही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखा है, सब कुछ वही है कि इनपुट ग्रुप में आप डिस्प्लेसमेंट दिए, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट दिए, तो 5S2 की वैल्यू कम आ गया, ES2 की वैल्यू कम आ गया। और हम जानते हैं आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू होता है ES1 माइनस ES2, तो ES2 की वैल्यू जब कम आ गया तो ES का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए केस नंबर 3 समझा देते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें बस डिस्प्लेसमेंट हम निगेटिव कर देना है। कहने मतलब है जो फोर्स हम इधर अप्लाई कर रहे थे अब इधर अप्लाई कर देंगे, 12 सारी प्रक्रिया वही होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ समझाते हैं डायग्राम से। देखिए यहाँ पे केस नंबर 3 व्हेन डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, कहने मतलब है जो हम अभी इधर फोर्स अप्लाई कर रहे थे अब यहाँ से हम इधर फोर्स अप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए इधर आयरन कोर इधर ज़्यादा निकल गया है, इधर आयरन कोर कम हो गया। तो यहाँ पे कुछ एयर, इसकी वाइंडिंग एयर में आ जाएगी, इधर फोर्स कर दिए तो आयरन कोर इधर ढकेला गया, तो यहाँ पे आयरन कोर यहाँ तक आ गया। तो होगा क्या, यहाँ पे रिलेक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब रिलेक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स तो आपका फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस ज़्यादा तो फ्लक्स कम। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन देखिए बहुत बढ़िया पूरा कंडक्टर के नीचे आ गया है, तो यहाँ का लो रिलेक्टेंस हो जाएगा। तो हम जानते हैं फ्लक्स बराबर होता है फ्लक्स अनुपात 1/रिलेक्टेंस, तो रिलेक्टेंस कम तो यहाँ का फ्लक्स ज़्यादा। तो देखिए यहाँ का फ्लक्स कम, यहाँ का फ्लक्स कम, यहाँ का फ्लक्स ज़्यादा, तो EMF जो होता है फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न होता है। तो यहाँ का EMF कम हो गया क्योंकि यहाँ का फ्लक्स कम है, और यहाँ का EMF ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ का फ्लक्स ज़्यादा है। तो जो आप आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे, ES की वैल्यू निकालेंगे, हम करते हैं ES1 माइनस ES2। तो ES1 कम हो गया, ES2 ज़्यादा हो गया, तो आउटपुट आपका निगेटिव आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी कहने का मतलब ये है कि जब आप इनपुट के रूप में कोई फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई करते हैं तो आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। जब आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब इधर से इधर फोर्स लगाते हैं तो आउटपुट का जो वोल्टेज का वैल्यू आता है वो पॉजिटिव में आता है, और जब आप निगेटिव डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं इधर से इधर लगाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव में आती है, ठीक। तो वही फ्रेंड्स हमने सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए धड़ाधड़ पढ़ देते हैं। तो देखिए फॉर S1 के लिए मतलब यहाँ के लिए, S1 मतलब यहाँ, यहाँ, ठीक, S2 मतलब यहाँ, ठीक। तो देखिए आप फॉर S1 एयर प्लस आयरन आ जाएगा, एयर प्लस आयरन होने के कारण यहाँ पर रिलेक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिलेक्टेंस ज़्यादा होने के कारण 5S1 की वैल्यू कम हो जाएगी। जब 5S1 की वैल्यू डियर फ्रेंड्स कम हो जाएगी तो ES1 बराबर होता है NS1 इंटू 5S1, 5S1 कम तो ES1 ज़्यादा, कम, ठीक। ऐसे ही सेम S2 के लिए, तो वहाँ पे ओनली आयरन है तो वहाँ का रिलेक्टेंस कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं आयरन का रिलेक्टेंस कम होता है इन कंपेयर टू एयर। जहाँ पे एयर होता है वहाँ रिलेक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। तो अगर आप मैग्नेटिक सर्किट चैप्टर पढ़े होंगे तो ये सब सारी चीज़ समझ रहे होंगे, ठीक है। तो 5S2 अनुपात 1/रिलेक्टेंस हो गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं S2 पर रिलेक्टेंस कम है तो आपका 5S2 ज़्यादा हो गया। 5S2 ज़्यादा होने के कारण ES2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो जब ज़्यादा हो गया तो अब हम देखेंगे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू। तो देखिए आउटपुट वोल्टेज ES बराबर
ES1 माइनस ES2, तो आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू है वो निगेटिव में आ गया। ठीक, मीन्स इनपुट फिजिकल क्वांटिटी अगर निगेटिव है देन आउटपुट क्वांटिटी निगेटिव। ठीक, तो ये आपका हो गया LVDT का मतलब हम समझा दिए। LVDT का यही काम था ये कि ये फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के रूप में शो करता है। तो यहाँ पे कैसे शो करता है वो सारा बता दिया है। डायग्राम ये तीनों केस हम जो बताए हैं, अगर आप हमें जहाँ तक उम्मीद है कि ये LVDT पूछा जाएगा, क्योंकि अक्सर हर एग्जाम में LVDT पूछा जाता है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस बार भी पूछा जाएगा। इस टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ के जितना हम बताएं अगर आप उतना लिख देंगे फ्रेंड्स, तो आपके 10 में से 8 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा ग्राफ के बारे में बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, LVDT का ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन इनपुट X एंड आउटपुट ES वोल्टेज। तो इनपुट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे आउटपुट ES जो है वो ये इनपुट X है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आउटपुट ES है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो यहाँ का ये ग्राफ है, इसका ये ग्राफ आप लोग देख लीजिए। ये ग्राफ बना देंगे अगर एग्जाम में तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, एग्जाम में ज़्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी सीक्वेंस से फ्रेंड्स अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने कितने टॉपिक बता दिया। तो हमने देखिए बता दिया ट्रांसड्यूसर्स बता दिया, एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स बता दिया, पैसिव ट्रांसड्यूसर्स बता दिया, स्ट्रेन गेज बता दिया डियर फ्रेंड्स, LVDT बता दिया हमने, डमी कॉइल हमने बता दिया। ठीक, अब बचा है आप सभी का पीजो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोकपल, सीबैक इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट। तो चलिए फटाफट हम इसको भी बता देते हैं 10 से 15 मिनट में। पर फ्रेंड्स एक बात और कहेंगे, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स आपका सेमेस्टर एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाएगा तो आपको जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए या फिर जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आता रहे हो, तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा, टेलीग्राम पे भी बताइएगा, हम वो उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे आपके हो सकता है जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे तो उस पर भी वीडियो बनेगा, उस सारा सब्जेक्ट चलेगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और भी एक बड़ी बात कि फ्रेंड्स आपके AKTU से रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन अपडेट आता रहेगा हम उनको भी बताते रहते हैं, और साथ साथ आपकी जितनी भी सरकारी वैकेंसियाँ आती रहती हैं उनका भी हम नोटिफिकेशन देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे हमारे आने वाला सारा वीडियो आप तक पहुँचते रहे। खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स ये चैनल का नाम ही है इलेक्ट्रिकल खजाना, तो खासकर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बना है। मतलब इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम उस पर सलूशन जरूर लाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, हम बताएंगे हम आपको आप सभी को पीजो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, सीबैक इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट। ठीक, तो चलिए पीजो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका यूज डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि पीजो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है डियर फ्रेंड्स वो आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स का एग्जांपल्स है। तो पीजो इलेक्ट्रिसिटी एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स होता है। तो देखिए पीजो इलेक्ट्रिसिटी को वर्क क्या होता है, ये देखिए कोई मटेरियल होता है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल रहेगा और आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे दोनों साइड से। तो देखिए जब फोर्स अप्लाई करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के रूप में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट के रूप में आपको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ये देगा। ठीक है, तो देखिए आप फोर्स आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स आप इसको उल्टा भी मतलब ऐसे पकड़ के खींच भी सकते हैं, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा। देखिए आप ऐसा बहुत सारे मटेरियल देखे होंगे कि उसको दबाने के बाद आप कभी कभी ऐसा मटेरियल हम लोग खिलौने में देखे होंगे बचपन में, उसको दबाने के बाद एक उसमें एक मतलब कि एक वेव आती होगी, मतलब एक लाइट सा हमें दिखता है कि उसको रात में अगर दबाओ, थोड़ा सा दबाओ, पंच करो तो उसमें एक लाइट सा प्रोड्यूस होता है। तो वही है पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। तो जैसा कि आप जानते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स को किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना पावर सेल्फ जनरेट कर सकता है। ठीक, और जैसा कि आप एज एग्जाम्पल समझाएं कि आप गर्मी के दिनों में रात में जुगनू देखते होंगे, जुगनू भी एक प्रकार से एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स कह मतलब है नहीं, जैसे एग्जाम्पल्स हम बता रहे हैं कि उसका भी देखिए क्या होता है, रात में वो अपना सेल्फ पावर जनरेट करता है। कहने मतलब देखिए वो जब उड़ता है रात में तो उसमें एक लाइट आती है, तो वो अपना सेल्फ पावर जनरेट करता है, किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सेम उसी जैसा पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल होता है, इसको प्रेस करने पर अपना एक लाइट अपना देता है, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप पीजो इलेक्ट्रिसिटी समझ चुके होंगे। चलिए थोड़ा बहुत और बातें हम बता देते हैं। तो देखिए व्हेन ए मैकेनिकल फोर्स इज अप्लाइड ऑन पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल एट ए पर्टिकुलर सरफेस, जब हम कोई मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड करते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल के किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर, तब हमें आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिसिटी मतलब मिलती है। ठीक है, आगे हमने लिखा है देखिए
द EMF विल बी इंड्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। तब उस पर्टिकुलर सरफेस पर एक EMF प्रोड्यूस होता है। किस वजह से प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के कारण एक EMF प्रोड्यूस होता है उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे हम मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक, आगे देखिए डियर फ्रेंड्स, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड द इंड्यूज EMF एंड डायरेक्शन विल बी रिवर्स। ठीक, तो अगर हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे फोर्स अप्लाई करने का तो उसका इंड्यूज EMF का डायरेक्शन वो भी रिवर्स हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए फ्रेंड, इसका एग्जांपल देख लीजिए। पीजो इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, जैसे क्वार्टज होता है। ठीक, नेचुरल में क्वार्टज है, रोचले साल्ट है। इस पर अगर हम फोर्स, क्वार्टज पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमें एक लाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिए सिंथेटिक मटेरियल में लिथियम सल्फेट LiSO4 और बेरिलियम टाइटेनेट। ठीक, टाइटेनियम है, टाइटेनेट लिख दिए हैं। चलिए आगे, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स टेम्परेचर को मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक, तो अगर आप इनपुट क्वांटिटी के रूप में टेम्परेचर है तो कैसे हम मेजर करते हैं। तो देखिए थर्मोकपल है, इसके लिए थर्मिस्टर है, RTD है, पायरोमीटर है। तो थर्मोकपल टेम्परेचर को मेजर करता है। कहने का मतलब है टेम्परेचर अगर इनपुट क्वांटिटी के रूप में रहती है तो थर्मोकपल इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के रूप में, आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दिखा करके मेजर करती है। ठीक, सेम ऐसे ही थर्मिस्टर, ऐसे RTD का पूरा नाम होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। क्या होता है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। पायरोमीटर अप टू 3000 डिग्री सेल्सियस और थर्मोकपल यूज अप टू 1500 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए फटाफट आप लोग थर्मोकपल, RTD वगैरह देख लीजिए। तो देखिए पहले थर्मोकपल, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए हम बता भी रहे हैं इसको, क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक, तो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट और इन ट्रांसड्यूसर्स। तो देखिए ये वर्क करता है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट सीबैक इफेक्ट पर, सीबैक इफेक्ट पर। ठीक, और सीबैक इफेक्ट क्या होता है? जब आपका दो विभिन्न मटेरियल आपस में हम उसको एक जगह पे सटाते हैं तो उनके जंक्शनों के बीच में एक EMF प्रोड्यूस होता है, यही होता है सीबैक इफेक्ट। और आपका सीबैक इफेक्ट भी दो इफेक्ट पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है पेल्टियर, एक दूसरा डिपेंड करता है थॉमसन। तो हम पेल्टियर थॉमसन को भी आगे अपने वीडियो में बताएंगे, पहले आप सीबैक इफेक्ट समझ लीजिए। ठीक, तो थर्मोकपल क्या होता है? थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट ये इनपुट जो टेम्परेचर होता है, इनपुट क्वांटिटी के रूप में टेम्परेचर जो रहेगा उसको आउटपुट क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के रूप में चेंज करेगा। ठीक, ये थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट करता है। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट सीबैक इफेक्ट पर बेस्ड होता है। सीबैक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन टू डिफरेंट मटेरियल आर प्लेस्ड टुगेदर हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर एट देयर जंक्शन एंड EMF विल बी इंड्यूस्ड। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अभी हमने जस्ट यही चीज़ हमने बताया। तो देखिए दो मटेरियल है, अब मान लीजिए देखिए ये जहाँ हमने क्रॉस किया ना, ये अलग मटेरियल है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है मेटल 1 और यहाँ ये मेटल 2 है। तो दोनों मटेरियल को हम सटा दिए तो एक जंक्शन यहाँ पे बना, एक जंक्शन यहाँ पे बना। तो दोनों जंक्शनों के बीच में एक EMF प्रोड्यूस होगा, यही है सीबैक इफेक्ट। तो जंक्शन 1 ये ज़्यादा गर्म है, जंक्शन 2 थोड़ा कम गर्म है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंट के कारण, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंट के कारण एक EMF प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो यही है सीबैक इफेक्ट। सीबैक इफेक्ट आपका डिपेंड करता है पेल्टियर इफेक्ट पर और थॉमसन इफेक्ट पर। अभी हम आगे वो भी बता देंगे, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि T1 ज़्यादा है T2 से। ठीक, या फिर T2 ज़्यादा हो T1 से, तो टेम्परेचर डिफरेंट के कारण एक करंट प्रोड्यूस होगा, मतलब EMF प्रोड्यूस होगा। उस EMF की वैल्यू होगी डियर फ्रेंड्स E बराबर A डेल टी प्लस B डेल टी। डेल टी मतलब जितना टेम्परेचर डिफरेंट है वो डेल टी है, तो इतने अमाउंट का EMF प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो EMF हो गया A डेल टी प्लस B डेल टी का होल स्क्वायर, जहाँ AB कांस्टेंट विच डिपेंड अपॉन मेटल्स। तो AB कांस्टेंट है और ये मेटल पे डिपेंड करता है। ठीक, और डेल टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंट। क्या है? टेम्परेचर डिफरेंट। अब चलिए हम बताएंगे आप सभी को पेल्टियर इफेक्ट और थॉमसन इफेक्ट के बारे में, पर उससे पहले थोड़ा और चीज़ें देख लीजिए। जब आपका टेम्परेचर 0 है तो EMF कोई मतलब टेम्परेचर डिफरेंट जब 0 है, कहने मतलब है दोनों जंक्शनों के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंट 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में EMF प्रोड्यूस नहीं होगा, उसका वैल्यू 0 होगा। ठीक,
टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा, मतलब कि कुछ उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो आपका ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू जीरो नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनपुट ग्रुप में डेल टी फिजिकल क्वांटिटी, ई मतलब ईएमएफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है आउटपुट के रूप में। ठीक, तो हमने कहा था अब हम बताएंगे सीबैक इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स सीबैक इफेक्ट बताते हैं। और एक बात और, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम से हमसे जुड़ जाइए, वहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें, हम क्वांटम से लेकर के आप सभी के काम की चीज़ें भेजते रहते हैं। ठीक, वहाँ पे प्राइवेसी लगा हुआ है, कोई फालतू मैसेज नहीं हो जाता, सिर्फ पर्सनली काम की चीज़ें जाती हैं, जो हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ें आपके काम की हैं वो हम भेज देते हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से आप लिंक वहाँ पे है, आप लोग जाकर के हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आप देखिए आगे, सीबैक इफेक्ट जो होता है फ्रेंड्स वो दो पे डिपेंड करता है, थॉमसन इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट। अब चलिए हम बताते हैं थॉमसन इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट के बारे में। ठीक, तो आपका जो करंट होता है नॉर्मली यहाँ पे वो होता है ईटा AeVd। ठीक, जहाँ पे ईटा नहीं एन है, यहाँ एन होता है नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। ठीक, एन क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। ठीक, देखिए जितना टेम्परेचर डिफरेंट होगा, देखिए यहाँ पे जितना टेम्परेचर डिफरेंट होगा उतना नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर होगा, उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी, उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंड्यूस्ड वोल्टेज के। अब चलिए हम बताते हैं थॉमसन इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट के बारे में। बस वीडियो फ्रेंड्स बने रहिए, सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और आपके नियर अबाउट 60 मिनट होने, हाँ 60 मिनट हो गए हैं, ऊपर जा रहा है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्द ही हम पार्ट 2 भी लाएंगे। तो उससे पहले फ्रेंड्स चलिए फटाक से हम थॉमसन इफेक्ट और पेल्टियर इफेक्ट बता देते हैं। और फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे हमारा पार्ट 2 आए वो तुरंत आप तक पहुँच जाए, आपके एग्जाम होने से पहले पहुँच जाए, ताकि आप लोग वो भी वीडियो देख पाएँ और आपका एग्जाम अच्छा जाए। ठीक है, चलिए फटाक से थॉमसन इफेक्ट। When metals are placed at different temperature due to different temperature in thermal energy T1 greater than T2 or T2 greater than T1, electrons will move from high temperature to low temperature, therefore EMF will get induced। तो थॉमसन इफेक्ट यही होता है डियर फ्रेंड्स। होता क्या है कि जब आप दो मटेरियल को आपस में लाएंगे, उनको सटाएंगे, तो उनके जंक्शनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंट होगा और जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा। ठीक, इसी को कहते हैं जो वही लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ वो आपके कैरियर जो मूव करता है उसी के कारण एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं थॉमसन इफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, आई बराबर हो गया ईटा AeVd। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होगा, फ्री चार्ज कैरियर होगा, उतना ज़्यादा करंट होगा। तो हमने ये चीज़ें तो पहले भी बता दिया था अपने कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंट होगा उतना फ्री नंबर ऑफ चार्ज कैरियर होगा, उतना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी, जितना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक, उतना ज़्यादा आउटपुट होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका थॉमसन इफेक्ट। अब चलिए हम बता देते हैं फटाक से पेल्टियर इफेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स आपका पेल्टियर इफेक्ट क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट metal are placed together due to different concentration of electron, the electron will move from higher concentration to lower concentration। तो पेल्टियर इफेक्ट आप सभी का होता है जब आप दो अलग अलग मटेरियल को आपस में पास में उसको रखते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के इसमें जो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कंसंट्रेशन के कारण प्रोड्यूस होगा। मतलब कि जिस मटेरियल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा लो कंसंट्रेशन मटेरियल की तरफ। ठीक, जैसे कि आप मेरा ये एक मटेरियल, ये दूसरा मटेरियल, इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है। अब हम दोनों को सटा के जब रखेंगे तो इसमें जो करंट का फ्लो होगा ये हायर कंसंट्रेशन से, मतलब इस वाले से इस वाले में फ्लो होगा। ठीक, और आपका करंट इसके जस्ट अपोजिट फ्लो होगा और यहाँ पर जब करंट फ्लो होगा तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो वही है पेल्टियर इफेक्ट। ठीक, तो पेल्टियर इफेक्ट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और थॉमसन इफेक्ट टेम्परेचर डिफरेंट पर डिपेंड करता है। मतलब थॉमसन इफेक्ट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट के कारण हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो उसको कहेंगे थॉमसन इफेक्ट। और पेल्टियर इफेक्ट क्या है, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात होती है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर की बात किए और यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, उसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो उसको कहेंगे पेल्टियर इफेक्ट। ठीक, तो ये आपका हो गया, ख़त्म हो गया वीडियो फ्रेंड्स आप सबका यहीं पे।
तो आज का हम यही पिन करते हैं। बाकी अभी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहे हैं हम हो सकता है अपने सेकेंड पार्ट वाली वीडियो में सारा मतलब करा देंगे। तो फ्रेंड्स बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स हम मोटिवेट रह सकें और सबके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। और फ्रेंड्स एक बात और कहेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, बताइए कैसा वीडियो लगा। अगर कुछ कमी लग रहा हो, अगर चीज़ें लग रहा हो कि मुझे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट करिएगा दोस्त, हम कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो और अच्छा करने के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा एग्जाम दीजिए, बढ़िया से पेपर कीजिए, ठीक है।